हे गाइस, वेलकम बैक टू बिकम ट्यूटोरियल। एक बार फिर से सभी का स्वागत करते हैं। आज का टॉपिक लेके आए हैं दैनिक जीवन में रसायन। अब सीधे बात करते हैं, और ये जो वीडियो होने वाला है वो हिंदी वर्जन के स्टूडेंट के लिए बनाया गया है। तो चलिए सीधे हिंदी में बात करते हैं। और इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट वहाँ पे स्टेटमेंट देख सकते हैं, इसका पूरा स्टेटमेंट दिया हुआ है। बट मेरा ये उद्देश्य है सबसे पहले हिंदी वर्जन के स्टूडेंट के लिए, फिर मैं इंग्लिश वर्जन के स्टूडेंट के लिए भी लेके आऊँगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एंटीपायरेटिक, जिसको ज्वरनाशी भी कहा जाता है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम करने में किया जाता है उसे एंटीपायरेटिक कहते हैं। ठीक है, वे रासायनिक पदार्थ जो शरीर के उच्च ताप को कम करने में किया जाता है एंटीपायरेटिक कहलाता है, यानी बुखार का दवाई कहलाता है, ज्वरनाशी कहलाता है। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल, एस्पिरिन एटसेट्रा। पैरासीटामोल देखिए आप लोग सुने भी होंगे, देखे भी होंगे और यूज भी किए होंगे। एस्पिरिन भी होता है, तो एस्पिरिन का भी यूज एंटीपायरेटिक में होता है। अब आते हैं एंटाएसिड, जिसको प्रत्याम्ल या एंटाएसिड भी कहते हैं, कहीं कहीं प्रति अम्ल भी लिख देता है। तो वैसा रासायनिक पदार्थ जो जिसका उपयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है प्रत्याम्ल कहलाता है। फिर से रिपीट कर देते हैं, बार बार रिपीट कर देंगे जिससे आपको, और 2-3 बार वीडियो को देखिएगा जिससे आपको याद ही हो जाए। वैसा रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग पेट की अम्लता दूर करने में किया जाता है प्रत्याम्ल कहलाता है, जैसे MgOH का होल ट्वाइस, MgCO3, बेकिंग सोडा इत्यादि। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा एटसेट्रा। अब है तीसरा, पीड़ाहारी दर्द सामक या एनाल्जेसिक। वे रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्रिया करके दर्द निवारण और बिना चेतना खोए हुए दर्द को कम करता है उसे पीड़ाहारी या दर्दनाशक या एनाल्जेसिक कहते हैं, जैसे एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन एटसेट्रा। तो एस्पिरिन का उपयोग एंटीपायरेटिक में भी होता है और एनाल्जेसिक में भी होता है, यानी दर्द सामक पीड़ाहारी में भी होता है। तो ये सब थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। तो वे रासायनिक पदार्थ जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर क्रिया करके दर्द निवारण और बिना चेतना खोए हुए दर्द को कम करता है उसे पीड़ाहारी कहते हैं। एस्पिरिन और नेप्रोक्सिन इसका उदाहरण है। अब बात करते हैं ट्रैंक्विलाइजर। ट्रैंक्विलाइजर को प्रशांतक कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। एकदम बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक या ट्रैंक्विलाइजर कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक अम्ल, लुमिनल एटसेट्रा। ये सब याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत लोग याद भी नहीं करते हैं ये वाला प्रशांतक। तो याद कर लीजिएगा। एक बार फिर से बोल दें क्या, वे रासायनिक पदार्थ जिसका प्रयोग तनाव का उपचार, हल्का एवं कड़ा मानसिक रोगों को दूर करने में किया जाता है उसे प्रशांतक कहते हैं। वेरोनल, सेकोनल, बार्बिटूरिक अम्ल, लुमिनल, ये सब क्या है आपका प्रशांतक है। 5वां टर्म है एंटीसेप्टिक, जिसको पुत्तिरोधी कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो हानिकारक सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोक या मार देता है उसे पुत्तिरोधी कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए फ्यूरासिन, सेफ्रोमाइसिन, फिनॉल का 0.2% जली विलयन। ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन पूछते रहता है, फिनॉल का 0.2% जली विलयन क्या है, पुत्तिरोधी है या आपका डिसइंफेक्टेंट है? तो ये पुत्तिरोधी है। और फिनॉल का 1% जो विलयन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, वो डिसइंफेक्टेंट होता है, विसंक्रामक जिसे कहते हैं। और टिंचर आयोडीन ये भी पूछता है, टिंचर आयोडीन क्या है ये भी पूछता है। तो इसको हम आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर यहाँ पे अगर हम नहीं बताए होंगे तो आप कमेंट करके लिख लीजिएगा टिंचर ऑफ आयोडीन क्या है। ठीक है, और फिनॉल का 0.2% जली विलयन ध्यान दीजिएगा, पुत्तिरोधी कहलाता है। इसके अलावा डिटॉल आप सुने होंगे, डिटॉल भी पुत्तिरोधी है, ये भी आप लिख लीजिएगा। अब है डिसइंफेक्टेंट, इसको बोल रहे थे रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामक भी बोलते हैं। यहाँ पे विसंक्रामक लिखने भूल गए, लिख लीजिएगा। वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्मजीवों को मारने में प्रयुक्त होता है लेकिन सजीव ऊतकों पर अप्लाई नहीं किया जा सकता है, यानी हमारे शरीर पर इसको अप्लाई नहीं कर सकते हैं, डिसइंफेक्टेंट कहलाता है। जैसे फिनॉल का 1% विलयन अभी बोल रहे थे ना ऊपर में, तो फिनॉल का 1% विलयन डिसइंफेक्टेंट या विसंक्रामक या रोगाणुनाशी कहलाता है। और क्लोरोजाइलिनॉल जो है वो भी डिसइंफेक्टेंट है, जबकि डिटॉल क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण होता है का उपयोग एंटीसेप्टिक के रूप में किया जाता है। तो डिटॉल का अवयव क्या है, क्लोरोजाइलिनॉल और टर्पिनॉल का मिश्रण। इसका उपयोग किसमें होता है, एंटीसेप्टिक के रूप में होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, इसका 3 पार्ट लेके आएंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। विक्रम ट्यूटोरियल चैनल जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर लीजिए इसमें, क्योंकि इसमें लाते हैं बेहतरीन से बेहतरीन वीडियो। थैंक यू गाइज, वेलकम बैक टू बिकम ट्यूटोरियल। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ पार्ट 2 लेके आए हैं।
तो चलिए सीधे वीडियो में बात करते हैं। एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक वे रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा प्राप्त किया जाता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, उसे एंटीबायोटिक कहते हैं। ध्यान रखिएगा, एकदम 2-3 बार रिपीट करके इसको समझने का प्रयास कीजिएगा। यानी वैसा रासायनिक पदार्थ जो सूक्ष्म जीवों द्वारा ही प्राप्त होता है और सूक्ष्म जीवों की वृद्धि को रोकता है या डिस्ट्रॉय कर देता है, वो क्या कहलाता है? एंटीबायोटिक। और एंटीबायोटिक का उदाहरण है पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन और भी बहुत सारा। तो आप लोग कम से कम 2 याद रखिएगा, पेनिसिलिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन। अब नेक्स्ट जो है टर्म है एंटी फर्टिलिटी ड्रग, जिसको जननरोधी दवाइयाँ कहते हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रेगनेंसी को रोकता है उसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। अंग्रेजी में भी अगर आप सुनना चाहते हैं या देखना चाहते हैं कमेंट करके बताइए, हम इंग्लिश में भी इसका प्रयास करेंगे। वैसे मेरा बहुत सारा वीडियो, ज़्यादातर वीडियो इंग्लिश में ही आया हुआ है, तो इसको आप हिंदी इंग्लिश में ऐसे ही, द केमिकल सब्सटेंस विच आर यूज टू कंट्रोल प्रेगनेंसी इज कॉल्ड एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स। फिर से और एग्जाम्पल इसका हो जाएगा स्टेरॉइड्स, सहेली, पिल्स, ये सभी क्या है? जनरोधी दवाइयाँ हैं। वे रासायनिक पदार्थ जो प्रेगनेंसी को रोकता है उसे एंटी फर्टिलिटी ड्रग्स कहते हैं। अब है ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स, यानी बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक। वैसा एंटीबायोटिक जो विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्मजीव के विरुद्ध काफ़ी प्रभावकारी होते हैं, उसे बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक कहते हैं, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक कहते हैं। उदाहरण टेट्रासाइक्लिन, क्लोरोमफेनिकोल एटसेट्रा। ये 2 एग्जाम्पल याद रखिएगा। कभी कभी पूछ भी देता है निम्न में कौन बृहद स्पेक्ट्रम प्रतिजैविक है, तो टेट्रासाइक्लिन या क्लोरोमफेनिकोल ऑप्शन में दिया रहेगा। नेक्स्ट है एंटीहिस्टामिन, यानी आपका प्रतिहिस्टामिन भी बोल सकते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो हिस्टामिन के प्रभाव को उदासीन कर देता है उसे एंटीहिस्टामिन कहते हैं। और आप लोग कमेंट करके मुझे बताइएगा हिस्टामिन क्या होता है। कमेंट करके आप लोग नहीं बताते, कमेंट करके बताइए हिस्टामिन क्या है, ठीक है। इसका एग्जांपल हो जाएगा बेनाड्रिल और सेल्डेन। तो ठीक है, बेनाड्रिल और सेल्डेन किसका एग्जांपल? एंटी हिस्टामिन। अब है नारकोटिक्स। नारकोटिक्स क्या होता है? वैसा रासायनिक पदार्थ जो निंद्रा एवं अचेतना उत्पन्न करता है, नारकोटिक्स कहलाता है। एग्जाम्पल मॉर्फिन, कोडीन इत्यादि। तो ये सब आप लोग को बताना है कि जैसे आप लोग को बोले अभी आपका हिस्टामिन क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा। अब नोट करके 2-4 पॉइंट जो कि एग्जाम में आता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट याद रखिएगा कि फिनॉल का 0.2% अगर विलियन रहेगा तो वो पुष्टिरोधी या एंटीसेप्टिक कहलाएगा, जबकि फिनॉल का 1% जो विलियन होगा वो रोगाणुनाशी या डिसइंफेक्टेंट कहलाएगा। अब है आगे में फिनॉल का सूत्र आप जानते ही हैं, बेंजीन पे OH। और एस्पिरिन आप लोग जानते होंगे, शुरू के वीडियो में आप देखे होंगे। एस्पिरिन आप यूज होता है आपका एनाल्जेसिक में और एंटीपायरेटिक में, तो आप वहाँ पे देखे होंगे। इसका जो रासायनिक नाम एसिटाइल सैलिसाइलिक अम्ल, और यहाँ पे इसका 2-एसिटॉक्सी बेंजोइक एसिड भी इसको बोलते हैं। और इसका स्ट्रक्चर आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। डिटॉल किसका मिश्रण होता है? तो टर्पिनियोल और क्लोरोजाइलिनॉल का मिश्रण क्या कहलाता है? डिटॉल कहलाता है। और टाइफॉइड के उपचार में क्लोरोमफेनिकोल का प्रयोग होता है, ये भी आपको जानना है। इसके अलावा कुछ KKI यानी खतरनाक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नहीं याद रहता, तो मैं बता दूं, परीक्षा में 100% क्वेश्चन आपके पढ़े हुए चीज़ों से ही आता है, बस आपको समझने की ज़रूरत है। क्वेश्चन को ट्विस्ट करके पूछा जाता है जिससे आप सभी घबरा जाते हैं, इसलिए डोंट फियर, बिकॉज आप लोग जोड़ दीजिएगा। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में एक और वीडियो हम लाने का प्रयास करेंगे और ख़त्म कर देंगे, जिससे कि आपका ये केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ का जितना भी क्वेश्चन आएगा इसके बाहर से नहीं आएगा। तो आप लोग बस यही कहेंगे, देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। हे गाइस, वेलकम बैक टू विक्रम ट्यूटोरियल। आज के टॉपिक लेके आए हैं केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ का पार्ट 3, और इसमें हम 11 के बाद 12वां पॉइंट की बात करेंगे, खाद्य संरक्षक, यानी जिसको खाद्य परिरक्षक कहते हैं। वैसा रासायनिक पदार्थ जो खाद्य पदार्थों को सूक्ष्मजीवों की वृद्धि के कारण होने वाली खराबी से बचाता है, उसे खाद्य संरक्षक कहते हैं। उदाहरण सोडियम बेंजोएट, खाने का नमक, चीनी इत्यादि, ये सब क्या होता है? खाद्य संरक्षक होते हैं, यानी खाद्य जो पदार्थ होता है उसको बचाने के लिए यूज किया जाता है। अंग्रेजी में फूड प्रिजर्वेटिव्स कहते हैं। द केमिकल सब्सटेंसेस विच प्रिवेंट स्पॉयलेज ऑफ फूड ड्यू टू माइक्रोबियल ग्रोथ इज कॉल्ड फूड प्रिजर्वेटिव्स। एग्जाम्पल सोडियम बेंजोएट, टेबल सॉल्ट, शुगर एटसेट्रा। अब है कृत्रिम मधुरक, और एक चीज़ फिर मैं बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि कहीं भी अगर आपको दिक्कत होता है, समझने में दिक्कत होता है, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। कृत्रिम मधुरक वैसा रासायनिक पदार्थ जो स्वाद में मीठे होते हैं लेकिन कैलोरी मान इसका शून्य होता है, उसे कृत्रिम मधुरक कहते हैं। उदाहरण सेकेरिन, एस्पार्टम, एलिटम,
और सुक्रालोस और भी बहुत सारा है। ये कृत्रिम मधुरक है, इसका कैलोरी मान क्या होता है, 0 होता है। ये क्वेश्चन में पूछता है कि डायबिटीज रोगी को कौन सा मधुरक दिया जाता है, तो कृत्रिम मधुरक याद रखिएगा। मीठा में कृत्रिम मधुरक दिया जाता है जिसमें सेकेरिन ऑप्शन में रहेगा आपका, सेकेरिन स्पार्टम इसमें से ही रहेगा। तो कभी कभी बोलेगा एक कृत्रिम मधुरक का उदाहरण दीजिए, सेकेरिन हो जाएगा। एक डायबिटीज रोगी द्वारा प्रयुक्त होने वाला कृत्रिम मधुरक का उदाहरण दीजिए, सेकेरिन हो जाएगा। अंग्रेजी में आर्टिफिशियल स्वीटनर या स्वीटनिंग एजेंट कहते हैं। अब है प्राकृतिक मधुरक। प्राकृतिक मधुरक के अंदर में आता है चीनी, गुड़, ये सब आता है प्राकृतिक मधुरक के अंदर में। अब है 14 नंबर पॉइंट, सोप जो है, साबुन नाम सुने होंगे। साबुन दो तरह के होते हैं, एक सोडियम स्टीरेट वाला, एक सोडियम पामिटेट वाला। सोडियम स्टीरेट होता है C17H35COONA और सोडियम पामिटेट वाला होता है C15H31COONA। और ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, या ग्लिसरीन का सूत्र होता है CH2OH, CHOH और CH2OH। लॉन्ग चेन ऑफ सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड जो होता है वो क्या कहलाता है, लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम सॉल्ट या पोटेशियम सॉल्ट, याद रखना है। साबुन का यहाँ पे हम हिंदी में बोल ही दिए। लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, याद रखना है। परिभाषा भी याद रखना है। अब है डिटर्जेंट्स, यानी हम लोग अपमार्जक जानेंगे। लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को अपमार्जक कहते हैं, याद रखिएगा। लंबी श्रृंखला कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं, और इसमें सल्फोनिक अम्ल के बेंजीन सल्फोनिक अम्ल का जो होता है वो अपमार्जक होता है। तो ये भी ध्यान रखना है, जब वसा जिसको वसी अम्ल के ग्लिसरील एस्टर को जल KOH या NOH विलयन के साथ गर्म किया जाता है तो साबुन का निर्माण होता है। ये साबुन का निर्माण इस तरह से होता है। इस प्रतिक्रिया को साबुनीकरण कहा जाता है, और साबुनीकरण प्रतिक्रिया को यहाँ पे दर्शाया भी गया है, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखना है। तो ये वसी अम्ल का ग्लिसरील एस्टर है इस तरफ, और जब NOH के साथ हम लोग इसको हीट कर गर्म क्या करते हैं तो सोडियम स्टीरेट बनता है जो साबुन कहलाता है, और बाकी एक प्रोडक्ट ग्लिसरॉल भी बनता है। अब साबुन और अपमार्जक में क्या अंतर है, तो साबुन और अपमार्जक बहुत इंपॉर्टेंट अंतर वाला, एकदम याद कर लीजिएगा। सबसे पहले परिभाषा लिखना है, जो परिभाषा ऊपर में बता दिए हैं। उसके बाद ये नहीं कि परिभाषा लिखना है, आप भी लिख दीजिएगा इस तरह से, ऐसा नहीं लिखना है। सबसे पहले परिभाषा लिखना है उसी तरह का कि कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम, लंबी श्रृंखला वाले कार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को साबुन कहते हैं। लंबी श्रृंखला वाले बेंजीन सल्फोनिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण को डिटर्जेंट कहते हैं। जो साबुन होता है वो केवल मृदु जल में प्रयोग किया जाता है, और जो डिटर्जेंट होता है, अपमार्जक होता है, वह कठोर मृदु दोनों प्रकार के जल में प्रयोग किया जाता है। अब है ये जैव निम्नीकरणीय है साबुन, जबकि डिटर्जेंट जैव निम्नीकरणीय नहीं है। इसके अलावा ये 2 होमवर्क आप लोग को देते हैं, साबुन की सफाई प्रक्रिया और एक एंटीऑक्सीडेंट प्रतिऑक्सीकारक। तो आप लोग कमेंट करके आप इसका प्रोसेस बताइएगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के जबरदस्त सेशन लेके आएंगे। तब तक मैं यही कहूँगा, देखते रहिए, सीखते रहिए, एक बार ठान ली कुछ करने का, नहीं रुक जाने का। बहुत बहुत धन्यवाद।